हेलो हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम अब नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। हाल ही कुछ दिनों में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी पहले से ही बेहतरीन करके रखें, बहुत ही अच्छी करके रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन रखें पहले से ही, कि जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपका यूपी टेट होगा, उसके बाद देन उसके बाद सुपर टेट होगा। ठीक है, पहले और सुना है, हो सकता है यूपी टेट के नंबर भी आपके सुपर टेट में जुड़े, तो 1/4 आपके नंबर सुपर टेट में जुड़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज हम यूपी टेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कल से आपकी थ्योरी वाली क्लास चलेंगी, कल से थ्योरी वाली क्लास चलेंगी और आज आपके कुछ प्रश्न चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि, ऑप्शन नंबर ए है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक संकार्य है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताएंगे क्या है कोहलर के अनुसार सीखना? बताएंगे कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसी प्रक्रिया है आपकी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यही सिद्ध करना चाहता था कोहलर भी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है या सीखना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न नंबर, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, या वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? जी बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर थर्ड, कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बताएंगे समावेशी क्लास में कैसे छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र दोनों, या केवल सामान्य, या बहुभाषी व प्रतिभाशाली छात्र शामिल होते हैं? बताएंगे समावेशी क्लास में कैसे छात्र शामिल होते हैं आपके? हाँ जी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, समावेशी व विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? बताएंगे मैथ संबंधी अक्षमता को क्या परिभाषित करता है आपका? नीरसता संबंधी दोष, या पठन दोष, या गणना दोष, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? हाँ जी, बताएंगे बिल्कुल गणना संबंधी दोष। ऑप्शन नंबर 2 थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको क्या कहते हैं? इसके कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कहते हैं इसको, यानी कि जो मैथ संबंधी विकार होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है आपका? क्षमता निर्माण का अभाव, या अभिभावकों की भागीदारी का न होना, या अलगाव या संवेदनशीलता। बताएंगे समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, संवेदनशीलता अति महत्वपूर्ण है आपकी समावेशी क्लास की सफलता के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक,
या आपका दैहिक या संवेदी। बताएंगे निम्न में से कौन सा तत्व संवेग का नहीं है। जी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है दैहिक उत्तर। दैहिक जो आपका यानी कि शारीरिक, शारीरिक दैहिक का मतलब होता है शरीर। शरीर आपका किससे संबंधित नहीं है, आपका संवेग से संबंध बिल्कुल नहीं होता शरीर का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है दैहिक। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ज्ञान अनुप्रयोग अवबोध विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, या मूल्यांकन अनुप्रयोग विश्लेषण अवबोध ज्ञान, या आपका मूल्यांकन संश्लेषण विश्लेषण प्रयोग अवबोध और ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है आपका ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण या मूल्यांकन। बताएंगे आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। जी, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है बताएंगे आप लोग। जी बताएंगे कौन सा सही होगा, क्या ज्ञान का अनुप्रयोग, क्या मूल्यांकन का, या किसका। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। हाँ जी बिल्कुल, ज्ञान का अवबोध होना, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी कि बेंजामिन ब्लूम ने कौन सा उद्देश्य दिए थे आपके। बेंजामिन ब्लूम ने 3 स्तर बताए थे। पहले ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान होगा हमें, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अवबोध होगा, उसको जानने लगेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण और संश्लेषण, और देन उसके बाद मूल्यांकन होगा। बेंजामिन ब्लूम की आपने वो पढ़ी है टैक्सोनॉमी, उसमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी बनाऊं मैं आपके लिए। तो सबसे नीचे वाले स्तर पर क्या होता है आपका ज्ञान, ठीक है, उसके बाद क्या होता है अवबोध होता है, फिर क्या है उसका अनुप्रयोग करते हैं, फिर उसका विश्लेषण, फिर संश्लेषण, देन उसके बाद मूल्यांकन होता है कि हाँ जी इसमें ये चीज अच्छी थी, इसमें ये चीज खराब थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण का ही विशेषता नहीं है। बताएंगे अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूति, या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। बताएंगे कौन सा वाला है आपका। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वांछनीय सूचना देने वाला अच्छा शिक्षण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। हाँ जी, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। विक्टर ब्रूम के द्वारा, स्किनर, मास्लो, या हर्ट्जबर्ग। बताएंगे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बिल्कुल, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 आपका फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसके द्वारा दिया गया था, ये विक्टर ब्लूम के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1964 में दिया गया था, ठीक है। ब्रूम प्रत्याशा, इसे भी क्या कहते हैं, इस अभिप्रेरणा के प्रत्याशा को क्या कहते हैं, ब्रूम प्रत्याशा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ब्रूम प्रत्याशा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। हाँ जी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है आपका। बताएंगे आप लोग, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रतिक्रियाकरण से, या व्यवहार परिमार्जन से, या वैयक्तिक से। बताएंगे आपका अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। हाँ जी बताएंगे।
या सामाजिक अंतःक्रिया से होती है? बिल्कुल होती है। आपका व्यवहार परिमार्जन होता है, सूचनाओं को भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वैयक्तिक प्रतिमान यानी कि खुद अपने आप से ही नहीं बात करते रहते। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 पर 11 क्या कर रहा है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है आपका? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम या तैयारी और अर्जन। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? बताइए कौन सा वाला सही है? कौशलों के स्थानांतरण से क्या संबंधित है आपका? बिल्कुल, कौशलों का जो स्थानांतरण होता है उपयोगी क्या है? किससे है आपका? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। क्या है? एक गति है न कि कोई उद्देश्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य, निगमन से आगमन की ओर। बताएंगे। बिल्कुल सरल से कठिन की ओर है, बिल्कुल सही बात है। निश्चित की ओर भी होता है, दृश्य से अदृश्य की ओर भी होता है, निगमन से आगमन की ओर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 13। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? सूक्ष्म शिक्षण पद का प्रथम पद क्या होता है आपका? प्रतिपुष्टि होता है, योजना बनाना, शिक्षण या प्रस्तावना। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? GW एलन ने कौन सा शिक्षण दिया था? ये किसने दिया था? सूक्ष्म शिक्षण दिया था आपका एलन साहब ने। किसने दिया था? एलन साहब ने दिया था सूक्ष्म शिक्षण। तो प्रथम पद क्या होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण का? बताएंगे आप लोग। हाँ जी, कौन सा होता है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद? बिल्कुल, सबसे पहले क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, किसी चीज की योजना बनाई जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चक्र होता है, सबसे पहले योजना बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? बताएंगे कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है आपका? पृथक्करण, अनुप्रयोग या तुलना या अन्वेषण। बताएंगे कौन सा वाला आपका अवबोध शिक्षण में शामिल है? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे। अवबोध, अवबोध मतलब होता है किसी चीज को सीखना। तो सबसे पहले क्या होता है आपका? अन्वेषण। सबसे पहले अन्वेषण होता है, देन उसके बाद क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद क्या करते हैं? आत्मीकरण करते हैं। क्या? आत्मीकरण करते हैं। ठीक है, आत्मीकरण होता है, देन उसके बाद क्या होता है आपका? वर्णन होता है। क्या? वर्णन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से शिक्षण अवबोध में शामिल कौन सा है आपका? अन्वेषण शामिल है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 15। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होता होगा। बताएंगे शैक्षिक सुधारों में जो प्रभावी विकेंद्रीकरण है आपका कब संभव होगा आपका? जब खंड व संकलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या ऑप्शन नंबर 2 है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या ऑप्शन नंबर सी है आपका अध्यापकों के पास संसाधनों और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बताएंगे कौन शैक्षिक सुधारों में विकेंद्रीकरण कब बढ़ेगा आपका? बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? बिल्कुल, जब खंड और संकलन में भागीदारी बढ़े, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा। ठीक है, जब स्थानीय संदर्भ उपलब्ध हो, बिल्कुल सही बात है, ये भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका अध्यापकों के पास संगठनात्मक और प्रासंगिक सामग्री भी हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ABC, यानी कि तीनों ही सही हो जाएंगे हमारे। A, B और C तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण कब संभव होता है आपका? जब खंड व संकलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किस संवेदना द्वारा करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना? बताएंगे किसके द्वारा प्रदर्शित करेगा? हाँ जी, बताएंगे कौन सी संवेदना द्वारा वो प्रकट करेगा? बिल्कुल ध्वनि संवेदना बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके द्वारा ही बच्चा प्रकट करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? यानी कि प्रासंगिक अवस्था, प्रासंक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है आपकी? बताएंगे 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल? बताएंगे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपकी कौन सी वाली अवस्था है जो आपकी प्रासंक्रियात्मक अवस्था है? बताएंगे। बिल्कुल, कितनी अवस्थाएं बताई थी पियाजे ने? पियाजे ने बताई थी पियाजे ने बताई थी 4 अवस्थाएं। पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आपकी एक बताई थी आपकी 0 से 2, एक बताई थी आपकी 0 से 2। ठीक है, एक बताई थी 2 से 7, एक बताई थी 7 से आपकी 12, एक बताई थी 12 से आपकी 15। ठीक है, तो सबसे पहले थी आपकी कौन सी? संवेदीगामक अवस्था थी, संवेदीगामक अवस्था थी। ठीक है, उसके देन बाद इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक के साथ साथ इसे प्रासंक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। कौन सी वाली? प्रासंक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और 12वीं थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, और ये वाली आपकी अमूर्त थी। जो 12 से 15 थी कौन सी थी? अमूर्त थी। ठीक है, तो आपका कौन सा मिला हमें? हमें पता चला कि हाँ जी, जो आपकी 2 से 7 साल थी इसे ही क्या कहते हैं? आपकी प्रासंक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है कविता। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गुड इवनिंग शिवानी जी। अगले प्रश्न, कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? हाँ जी, बताएंगे। निम्न में से कौन सी बाद बाल्यावस्था की, यानी कि बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है आपकी? बताएंगे। भविष्य की योजना की सूझबूझ करते हैं वो वाले बच्चे, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं, या आपकी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति को बढ़ाते हैं, काल्पनिक भयों का अंत करते हैं? बताइए कौन सा वाला सही है आपका? निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बिल्कुल, भविष्य की योजना की सूझबूझ किसमें होती है? किशोरों में होती है। किसमें? किशोरों में। ये कौन बनाते हैं भविष्य की योजना? किशोर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? भाषा विकास से कौन से संबंधित है आपको? बताएंगे। पावलोव, चॉम्स्की, बिने या मास्लो? बताएंगे भाषा विकास से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं आपके? बिल्कुल, नो आम चामस्की। कौन से वाले? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नो आम चामस्की आपके भाषा विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? बताएंगे अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो आपका संज्ञानात्मक अधिगम से, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संकेत अधिगम से, या स्थान अधिगम से? बताएंगे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया था?
बिल्कुल। क्या सिद्धांत था उसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। साहब ने किस पर प्रयोग किया था? आपका बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने 3 अपने मुख्य नियम और 5 अपने गौड़ नियम बताए थे। ठीक है, 3 तो मुख्य नियम बताए थे, 5 इन्होंने गौड़ नियम बताए थे। तो कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, देखेंगे। हाँ जी, 21 क्या कहता है आपसे? गिरोह अवस्था वर्ग में विलंब विकास से संबंधित है। बताएंगे गिरोह अवस्था किससे संबंधित है आपकी? 16 से 19 वाले बच्चे गिरोह में रहते हैं, 3 से 6 वाले, 8 से 10 एवं सामाजिकरण, या 16 से 19 एवं संज्ञानात्मक। बताएंगे कौन से वाले आयु वर्ग के बच्चे विलंब विकास से संबंधित हैं? वो अवस्था गिरोह की भी है और विलंब विकास से भी संबंधित है। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका? बिल्कुल। कौन से वाले बच्चे गृह में रहने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था वाले। कौन से वाले? उत्तर बाल्यावस्था वाले। जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह गिरोह में रहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, किसने? गिरोह में रहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो मतलब फ्रेंड्स के साथ रहता है। लड़का बॉयज प्लस बॉयज रहते हैं, आपस में दोस्ती करते हैं। गर्ल्स प्लस गर्ल्स आपस में दोस्ती करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 22 से पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की 3rd अवस्था कौन सी है पियाजे के अकॉर्डिंग? आप लोग, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपकी, या संवेदनात्मक कामक अवस्था है, संवेदी कामक अवस्था भी बोल सकते हैं। बताएंगे कौन सी वाली 3rd अवस्था है आपकी पियाजे के अनुसार? सोहिब 3rd बता रहे हैं, स्मिता भी बता रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे आप लोग कौन सी वाली है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है? 4थी अवस्था होती है, जो कि आपकी 12 से 15 साल तक होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? ये दूसरी वाली अवस्था होती है, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? आपकी तीसरी वाली अवस्था होती है, जो आपकी 7 से 12 साल तक होती है। संवेदी कामक अवस्था आपकी 0 से 2 होती है, जो फर्स्ट वाली अवस्था होती है। ठीक है, तो 3rd वाली अवस्था, तृतीय अवस्था कौन सी हुई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तृतीय अवस्था पूछ रहा है, तृतीय भाई ये वाली सी के बिल्कुल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। है निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है आपका? कौन सा शामिल नहीं है? तो बताएंगे कौन सा शामिल नहीं है आपका? अधिगम की इच्छा होना, या अधिगम का स्वरूप, या प्रेरणा, या रुचि। कौन सा शामिल नहीं है अधिगम के योगदान में? बिल्कुल। क्या हमें पढ़ते टाइम उसमें अधिगम की इच्छा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। प्रेरणा भी होनी चाहिए, हम मोटिवेट होने चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, और हम में रुचि भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या नहीं होना चाहिए? विषय वस्तु का स्वरूप कैसा भी हो, अगर हमारी पढ़ने में रुचि है, इच्छा है, प्रेरणा है, तो हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या आक्रामकता की आवश्यकता। बताएंगे निम्न में से मूल्य, सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताएंगे। अब तक कितने सामाजिक मूल्यों की चर्चा की गई है? 83 सामाजिक मूल्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपका बताएंगे कौन सा है आपका सामाजिक मूल्य इनमें से? तो बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? सहायता परक व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहायता परक व्यवहार बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं होता। अब तक कितने, कौन सा सामाजिक मूल्य है आपका? सहायता परक व्यवहार। ऑप्शन नंबर
ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आपकी जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के तहत, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के तहत कितने अब तक सामाजिक मूल्य बताए गए हैं? 83 सामाजिक मूल्य अब तक आपके बताए गए। साक्ष्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? आपके बताएंगे किसके उदाहरण हैं? आपके स्वतः शोध के, या एल्गोरिदम के, या मानसिक वृत्ति के, या प्रकार्यात्मक स्थिरता के? बताएंगे पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य निम्न में से किसके उदाहरण हैं? हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा उदाहरण सही है आपका? स्वतः शोध, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, प्रतिमा बता रही है ए बिल्कुल राइट आंसर है प्रतिमा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही है? एक बार और पढ़ती हूँ इसको। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा का ग्राफ बनाते हैं। बताएंगे सीखने के वक्र किसने कहा था? ये स्किनर ने कहा था, रॉस ने कहा था, इबिंगहॉस ने, या एम.एल. बिग्गी? बताएंगे कौन किसने कहा था? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा का ग्राफ बनाते हैं, ये किसने कहा था? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। ये आपका चारों में से किसी ने नहीं कहा था। ठीक है, इनमें गेट्स एवं अन्य के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया था कि सीखने के वक्र अभ्यास और प्रगति की मात्रा, और आपकी मात्रा, गति और प्रगति की सीमा का ग्राफ बनाते हैं। ये किसने कहा था? गेट्स व अन्य ने कहा था। अगले प्रश्न पर चलेंगे 27, निम्न में के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। बताइए अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है आपका? क्या साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम प्राथमिक नियम में नहीं है, या अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम? बताएंगे थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है आपका? बताएंगे हाँ जी बिल्कुल। तो प्राथमिक नियम, तो थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार के नियम दिए थे? 2 प्रकार के नियम दिए थे। एक तो प्राथमिक नियम दिए थे, एक दिए थे गॉड नियम। ठीक है, एक तो प्राथमिक नियम दिए थे, एक गॉड नियम दिए थे। तो आपका कौन सा वाला शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बिल्कुल यही वाला शामिल नहीं है। जो प्राथमिक नियम दिए थे वो एक तो आपका अभ्यास का नियम था, तत्परता प्रभाव का नियम था, और तत्परता का नियम था। ठीक है, ये तीनों प्राथमिक नियम है। तो ये साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कैसा है आपका? गॉड नियम, यानी कि सेकंड वाले नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? बताएंगे आपका कौन सा वाला सही है? ठीक है, बताएंगे कौन सा पर बल देता है? व्यवहार पर देता है, अभिप्रेरणा पर देता है, तर्क पर देता है, चिंतन पर देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है आपका? जी बिल्कुल, किस पर बल देता है? व्यवहार पर देता है। बिल्कुल, जिन लोगों ने ए बताया है 27 का, बिल्कुल 28 का ए, 28 का ए है। ठीक है, व्यवहार के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन नंबर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर बल देता है आपका? व्यवहार पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है 28 का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 30, क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है आपका? समीपस्थ अनुबंधन, या नैमित्तिक अनुबंधन, या प्राचीन अनुबंधन, या चिन्ह अनुबंधन? बताएंगे
क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल बी, बिल्कुल राइट आंसर है बी। बी आपका बिल्कुल नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं इसको। क्रिया प्रसूति अनुबंधन किसने दिया था? क्रिया प्रसूति का सिद्धांत आपका, तो ये आपका स्किनर साहब ने दिया था। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था, कबूतरों पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है आपका? नैमित्तिक अधिगम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सेकंड। समीपस्थ अनुबंधन, अनुबंधन नहीं होता, समीपस्थ विकास का सिद्धांत है जो कि आपका पियाजे जी ने दिया है। ठीक है, किसने? पियाजे जी ने दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सी गतिविधि की एक विशेषता नहीं है? बताएंगे कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है इनमें से? तो कौन सी आपकी अधिगम की विशेषता नहीं है आपकी? तो अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अवृद्धि है, या अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। बताएंगे कौन सा वाला इसमें सही नहीं है अधिगम को लेकर? क्या अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है? तो नहीं, अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, कि हम ये देख सकते हैं, हाँ जी इसमें 550 किलो बुद्धि है, क्या हम देख सकते हैं इसने 50 किलो अधिगम सीख लिया है? ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये व्यवहारगत प्रक्रिया होती है, ये व्यवहार में झलकती है। अधिगम किसमें झलकता है? व्यवहार में झलकता है आपका। स्थायी प्राणी की वृद्धि है, लेकिन हम इसका बाहर रूप से यानी कि बाहरी अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। किससे? प्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल अधिगम को व्यवहार में जान सकते हैं हम, प्राणी की अवृद्धि है। ठीक है, अधिगम एक लक्षण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो ठीक है, तो आज आपकी सीडीपी की क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।